हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि हर एक एग्जाम के लिए, है ना, यानी कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर से ये टॉपिक से क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं और 100% बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है और प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने भी ऐसे आपके टॉपिक हैं, आपके जो कवर किए जा रहे हैं टॉपिक को आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं। आपको पूरी तरीके से फ्री शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है ना। तो आप लोग यहाँ पर डेली का डेली क्लास लीजिए और बेहतर तरीके से टेस्ट पेपर आपको लगाना है। चलिए, आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, मिल पा रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, राम राम, सभी को जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कह रहा है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। चलिए 1 का ऑप्शन देना है और आपसे कह रहा है कि जो सिंधु सभ्यता है वो संबंधित है, वो आपकी किससे संबंधित है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट करिएगा, आपका आंसर इनमें से क्या होगा। तो आप कहेंगे सर सिंधु सभ्यता की अगर बात कर लेते हैं तो इसका जो संबंध है वो आपके आद्य ऐतिहासिक युग से है। ऑप्शन नंबर आपका बी आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका जो संबंध है वो आपके आद्य ऐतिहासिक युग से है। कितने लोगों का सही जवाब गया है, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हुए चलेंगे। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है। चलिए बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहाँ पर देख सकते हैं कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर। इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा, इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये है आपका लोथल है ना। कौन? लोथल। यहाँ पर सिंधु घाटी का स्थल, अच्छा ये पाकिस्तान में देखो पूछा गया, कहाँ पर? पाकिस्तान में। और ये आपका हड़प्पा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। ये पाकिस्तान पूछा गया है। अगर यहाँ पर भारत में पूछता कि भारत में, है ना, तो यहाँ पर जो लोथल आपके भारत में, ये पाकिस्तान है, तो आप कहेंगे सर हड़प्पा सभ्यता। इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है? तो आपका हड़प्पा जो पड़ता है वो आपकी पंजाब प्रांत में जो मोंटगोमरी है वहाँ पर आपका पड़ता है, जो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी आपने नाम सुना होगा। दयाराम साहनी जो आपके थे, दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 में इसकी क्या किया थी? खुदाई शुरू की थी। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है किसे चारलोकलिथ, क्या दिया है? किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है। किसे चालकोलिथिक युग भी कहा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। यहाँ पर आंसर से हो जाएगा ये ताम्रपाषाण युग है ना। ताम्रपाषाण युग, या इसे ताम युग कहते हैं, तांबा युग कहते हैं। नौ युग या नौ पाषाण युग के बाद ये प्रारंभ होता है ना। इसमें देखा जाए तो अधिकांश जो आपके थे वो पत्थर और तांबे के उपकरण आपके प्रयोग करते थे, है ना, इसलिए इसे चालकोलिथिक युग कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत आपकी कौन सी थी। चलिए बताना है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत आपकी कौन थी, यहाँ पर आंसर देना है। वेरी गुड, वेलकम है भैया, स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो आपकी इनमें से कौन है। तो यहाँ पर देखो अन्नागार दिया है और आपका यहाँ पर दिया गया है कौन? तो बड़ा भवन दिया है। तो इसमें से कोई दिक्कत आपका नहीं है, क्योंकि कभी कभी स्नानागार भी दे देता है, तब आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो। तो हमने कहा था कि नहाने के लिए अगर 1 ड्रम पानी होगा तो बहुत लोग नहा लेंगे, लेकिन साल भर खाने के लिए अन्न को इकट्ठा करना बड़ी बात होती है ना। तो आप कहेंगे सर अन्न को रखने के लिए यहाँ पर विशाल, ये यहाँ पर कहाँ पर है? बी नंबर दिया गया तो है यहाँ पर जो अन्नागार दिया गया है। कौन? अन्नागार दिया गया है। तो आप कहेंगे सर अन्नागार जो ऑप्शन दिया है वो आपका बी हो जाएगा। ये जो विशाल स्नानागार है ना, ये कभी कभी एग्जाम में गड़बड़ा कर देता है ना। यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग यूट्यूब में भी डालेंगे, गूगल में डालेंगे तो कंफ्यूज करेगा, लेकिन हमने आपको याद कराने के लिए बताया कि जब नहाने के लिए होता है तो 1 ड्रम है, एक इसमें से क्या कर लेंगे आप लोग, बहुत लोग नहा लेंगे। लेकिन जब खाने के लिए अगर बात करें, 365 दिन खाने के लिए अगर हम बात करें, तो आपको एक टंकी रखना पड़ता है घर में, है ना। यहाँ पर जो कोठी होती है उसमें भरना पड़ता है, खूब इकट्ठा करना पड़ता है और साल भर खाते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, आपका अन्नागार। क्लियर है? अब तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उस स्थल का नाम बताइएगा जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि वह स्थल का नाम बताना है जो वर्तमान में बलूचिस्तान में आपकी स्थित है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये है आपका मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मेहरगढ़।
वर्तमान में बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपका बोलन नदी है उस नदी के किनारे है। यहाँ से नवपाषाण से लेकर हड़प्पा काल तक के जो संस्कृति के इतिहास हैं वो अवशेष यहाँ से आपको देखने को मिले हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए एक चीज़ और मिली थी, कृषि कर्म के साथ साथ तांबा गलाए जाने की जो साक्ष्य मिले हैं। तांबा जो गलाया जाता था उसके साक्ष्य भी आपको यहीं से आपको मिले हैं। ठीक है ना, धैर्य के साथ पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीख लेंगे। और आप सोचो कि नहीं एग्जाम के समय ही केवल पढ़ लेंगे तो उससे कुछ नहीं होता है। अभी से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देंगे, धैर्यता के साथ पढ़ेंगे तो 10-15 दिनों में आपके अंदर बहुत बड़ी एनर्जी आ जाएगी। अब आप सोचो कि नहीं हाँ बिल्कुल पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है ना, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया, बाद में यही कहोगे कि जीके कितना भी पढ़ लो नहीं आता है, है ना, यही कमेंट आता है कि जीके कितना भी पढ़ लो आता नहीं है। आप 4 दिन में जीके पढ़ना चाहते हो क्या भैया? हैं, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। चलिए आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं और बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? अपने बारे में ही पढ़ते हैं और वही पढ़ते रहते हैं, उसका विज्ञान आपको नहीं होता। फिर ये तो जीके का संसार है। अब जीके का जब संसार है इसमें तो समय देना ही पड़ेगा, है ना। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, उत्तर पाषाण काल है। तो आप कहेंगे सर पूरा पाषाण काल देखा जाए तो 20 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व का है, अर्थात ये इसका असमी आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका अगला है कि मध्य पाषाण काल 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो आपका नवपाषाण युग 2000 ईस्वी पूर्व से लगभग आपका यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद बचा हुआ आपका यहाँ पर ये है, इसका मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल, जिसे हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, को 3 भागों में बांटा गया है। इनमें से कौन सा काल है जो उन 3 में से आपका नहीं आता है? चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा है जो इन 3 में से नहीं आता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर हमने पढ़ा है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल भी पढ़ा है, नवपाषाण काल पढ़ा है, लेकिन महापाषाण काल आपने नहीं पढ़ा है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर राइट हो जाए, आपका डी नंबर है यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विचार करना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उपयुक्त में से किन किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में ऐसा कौन कौन सा यहाँ पर आपका है जिनको माइक्रोलिथ कहते हैं या लघु पाषाण कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो याद रखिए ये आपका आंसर जो आपका बनेगा मात्र ये जो आपका है केवल 2, अर्थात मध्य पाषाण काल। याद रखिए मध्य पाषाण काल जो कि लगभग 12000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल में क्या होते थे, जो आपके औजार होते थे वो छोटे छोटे होते थे, है ना, बहुत छोटे होते थे, इसलिए माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, अर्थात मध्य पाषाण काल। क्लियर हुआ, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्लास से आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं। हमने कहा भी है कि जिसको कुछ भी नहीं आता है वो इस क्लास को देखेगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसको बहुत कुछ आता है वो इस क्लास को देखेगा तो उसको और बहुत ज़्यादा और कुछ ज्ञान मिलेगा, है ना, क्योंकि इसमें हर चीज़ वो हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपका पूरा का पूरा यहाँ पर जैसे कह सकते हैं हिस्ट्री कंप्लीट होगी। यहाँ पर दिया है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो आपका है किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भीमबेटका की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, जवाब सबका सही है। ये गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित है ना। याद रखिएगा कि जो गुफाएं हैं इनके शैल चित्र से संबंधित है। ये रायसेन जिला जो कि आपके एमपी में है वहाँ पर आपके हैं। याद रखिएगा नए नए जो आपकी अभी नए पाषाण में या कह सकते हैं अभी हाल ही में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर खोज हुई हैं जिनमें से स्थान आता है भीमबेटका का नाम आता है ना। इन गुफाओं में प्राकृतिक लाल और सफ़ेद रंगों से वन्य प्राणियों को बनाया गया है। तो आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। चलिए बताइएगा किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बुर्ज होम है। कौन है, याद रखिए बुर्ज होम एक नौपाषाणिक स्थल है ना। कश्मीर घाटी में श्रीनगर से लगभग 6 मील उत्तर पूर्व में जाएंगे तब ये मिलेगा। यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। बुर्ज होम को एक नाम दिया जाता है, बुर्ज होम को बोलते हैं प्लेस ऑफ विर्च।
क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ बिर्च, वो किसे कहते हैं, तो बुर्ज होम को ही कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। नौदा टोली का जो उत्खनन किया था वो किसने किया था। नौदा टोली की अगर बात करते हैं तो भैया ये हैं HD संकालिया। HD संकालिया हैं। ये जो नौदा टोली है इंदौर से दक्षिणी की ओर 60 मील दूर जाएंगे। मालवा संस्कृत से ये परिचित आपका है। ताम्र पाषाण कालीन ये आपका स्थल है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, नौदा टोली का उत्खनन किया था HD संकालिया। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे दबाकर किस प्रकार दफनाते थे। तो यहाँ पर देखो आपको बताना है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसे, तो भैया महाराष्ट्र के लोग जो थे उनके जो मृतक हुआ करते थे तो उनको फर्श में दफना देते थे, लेकिन ये किस प्रकार से दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण जो हुआ था वो किससे हुआ था, बताना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि गैरिक मृदभांड पात्र जिसे बोलते हैं OCP, इसका नामकरण जो हुआ था वो हुआ था आपके हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ था, हस्तिनापुर। इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा ये नंबर, हस्तिनापुर और आपका अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से आपका हुआ है। इसका जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना है। देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपसे दिया गया है दयाराम साहनी दिया गया है, लोथल की खोज SR राव दिया है, सुरकोटदा आपके JP जोशी दिया गया है, और धौलावीरा दिया है VK थापर। और धौलावीरा की अगर हम बात करते हैं तो S विशिष्ट थे। कौन, जगपति जोशी थे और S विशिष्ट थे। तो आप कहेंगे सर ये आपके नहीं होंगे, यहाँ पर आपके जो थे वो आपके कौन थे, विष्ट। कौन थे, याद रखिए विष्ट, जगपति जोशी और आपके विष्ट थे, जो कि 1967 में हुए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो वर्तमान में, है ना, यहाँ पर भारत में स्थित है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और भारत में कौन सा है, तो अभी हमने बताया था कि ये जो लोथल है ना, कौन, लोथल आपके भारत में है। और ये गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में जो भोगवा नदी है वहाँ पर आपके है। लोथल की खुदाई किसने किया था, तो रंगनाथ राव के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता पूछा गया है। तो आपसे कह रहा है प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, ग्रामीण खेती या जाति आधारित समाज, बताइएगा। वेरी गुड। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, व्यवस्थित शहरी जीवन। याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो व्यवस्थित शहरी जीवन, हमने आपको पढ़ाया भी है कि व्यवस्थित अर्थात शहरी जीवन जीते थे, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। सड़कें जो आपकी थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो नगर बने थे वो वर्गाकार बने थे, चतुर्भुजाकार बने थे, है ना। जल के निकासन की व्यवस्था भी थी, मोहनजोदड़ो से पाई गई है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का एक उदाहरण भी आपका था जो सिंधु घाटी सभ्यता था। ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा कालीन स्थल जो आपका रंगपुर है किस राज्य में स्थित है। चलिए बताना है कि हड़प्पा कालीन जो स्थल है रंगपुर ये किस राज्य में मतलब ये किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर आपका होगा क्या। वेरी गुड। मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा, है ना। धैर्यता के साथ पढ़िएगा, क्योंकि हवा में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब डेली समय देंगे तो वो हर चीज़ आपको सरल लगेगी। तो देखो यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर जो आपका है कहाँ पर आपका है, यहाँ पर सी नंबर है। ये आपके गुजरात में है। गुजरात में कठियावाड़ा जिला, आपने नाम सुना होगा, कठियावाड़ा जिला, है ना। तो यहाँ पर रंगानाथ राव के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। चलिए बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वो किसकी करते थे। दिया गया है पशुपति की, इंद्र वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की, क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर पशुपति की करते थे, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, है ना। पशुपति के साथ साथ मात्र देवी की पूजा करते थे। पशुपति को कहते हैं रुद्र देवता, क्या बोलते हैं, पशुपति अर्थात शिव भगवान हैं। और याद रखिए पशुपति को ही रुद्र देवता भी कहा जाता है। और साथ में मात्र देवी की भी पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था, है ना। याद रखिए सिंधु घाटी में पशु पशु पूजा का भी प्रचलन था, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर यहाँ पर बन जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो आपके कहाँ से मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके कहाँ से मिले हैं। तो ये आपके मिले हैं हड़प्पा संस्कृत से। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृत में मिले हैं। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। मतलब देखा जाए तो हड़प्पा संस्कृत में स्वर्ण की अपेक्षा, अर्थात यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्वर्ण को वैल्यू कम देते थे लेकिन चांदी की वैल्यू ज़्यादा दिया करते थे। चांदी जो प्राप्त होती थी जैसे राजस्थान के जावर है, अजमेर से भी आपकी प्राप्त होती थी, है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिएगा जो हड़प्पा काल थे तो वहाँ पर तांबा का प्रचलन, स्वर्ण का भी है, चांदी का है, लेकिन लोहा का था ही नहीं। जब लोहा का प्रचलन नहीं था तो आप कहेंगे सर लोहा का प्राप्ति आपकी हुई नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा जो स्थल है ना, हड़प्पा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल आपका कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल इनमें से आपका है कौन। देखो दिया गया आलमगीर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी। राखीगढ़ी बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। हड़प्पा पुरा स्थल जो आपका है वो आपकी राखीगढ़ी है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है? तो आपके हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो आपके हरियाणा में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी, है ना, किसकी मूर्ति थी। ये महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति हुआ करती थी। तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है नटराज की या नृत्य करती हुई नर्तकी की। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर भी हो जाएगा नृत्य करती हुई जो नर्तकी थी, है ना। ये जो कांसे से निर्मित थी, किससे? तो आपके कांसे से, एक कांसे से निर्मित थी और मोम विधि के द्वारा बनाई गई थी, है ना। कैसे? याद रखिएगा, कास्टिंग, वोम, कौन? मोम विधि से कास्टिंग इसकी की गई थी, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वह बी आपका नंबर हो जाएगा। ये पेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो भैया ये जो नृत्य करती नृतकी है इसको कैसे बनाया गया था, है ना। तो द्रवी मोम विधि, है ना, द्रवी मोम विधि या लोस वैक्स मेथड इसे कहते हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार जो आपका प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। चलिए, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार जो आपका है कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये मिला है आपके मोहनजोदड़ो से। आप समर आपका ए राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं तो आपके 1922 में, है ना, 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। यहाँ से स्नानागार की यहाँ पर प्राप्ति हुई है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। चलिए, बताना है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी आपके थे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई ये देखा जाए कपास के मामले में बड़े अग्रणी थे, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का जो आधार हुआ करता था कृषि हुआ करता था। यहाँ पर कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, साथ में और भी फसलें जैसे चावल है, गेहूँ है, जौ है, खजूर है ना, तरबूज, मटर, राई, ये सब भी होते थे। लेकिन कपास का उत्पादन सबसे पहले आपके यहीं पर हुआ था। और याद रखिए क्वेश्चन बनता भी है कि कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ? तो सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था, इसलिए इसे सिंडन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वेद शब्द का अर्थ इनमें से क्या होता है। वेद शब्द का जो अर्थ होता है इनमें से क्या होता है, यहाँ पर बताना है। आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर वेद की अगर हम बात करते हैं तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। आपको याद होगा कि वेद का जो अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात अगर इससे ये बात किया जाए कि वेदों का संकलन करता किसे कहते हैं, बता सकते हैं? एक बार कमेंट करिएगा जल्दी से। वेदों का संकलन करता किसे कहते हैं, बताइएगा जल्दी से। वेदों के संकलन करता वेद व्यास को कहते हैं। बिल्कुल सही है कि भैया जो वेदों का संकलन करता है वो वेद व्यास को कहा जाता है ना। वेद आपके 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना कौन है? तो आपका ऋग्वेद आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद में से गिनती आती है ऋग्वेद की आती है। अगर हम आपसे बात करें कि ऋग्वेद, है ना, जो कि देखा जाए तो इसमें आपके 10 मंडल थे, है ना। कितने? तो आपके 10 मंडल थे और 1028 जो आपकी थी सूक्त थे। और वहीं पर देखा जाए तो 10,580 ये जो आपकी रचनाएं हुआ करती थी, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इस वेद में सुदास और भरत के मध्य जो युद्ध हुआ था दशराग युद्ध, तो दशराग युद्ध का वर्णन भी किसमें मिलता है? तो आपके ऋग्वेद में ही मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो देखो किसका संकलन, अच्छा क्वेश्चन आपका है
किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो आप कहेंगे सर ये आपका है सामवेद। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि भैया सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। साम शब्द का अर्थ होता है गान, और इस प्रकार साम में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्यों? बोगाज कोई जो आपका है ये महत्वपूर्ण था, ये क्यों हुआ करता था? तो दोस्तों याद रखें, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में से वैदिक देवताओं और देवियों के नाम का उल्लेख मिलता है। याद रखिए यहाँ से क्या है, यहाँ के जो अभिलेख हैं वहाँ से वैदिक देवता हैं, उनके जो देवियाँ हैं उनके नामों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। याद रखिएगा ये मध्य एशिया में आपका पड़ता है, जो कि आपका बोगाग जो कोई आपका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जानते थे किसको? तो निष्क जो हुआ करता था, याद रखिए स्वर्ण आभूषण को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो भैया वैदिक काल में, है ना, वैदिक काल में देखा जाए तो जो स्वर्ण आभूषण इनको निष्क कहते थे। या कभी कभी आपको निष्क की जगह एक नाम और मिलेगा जिसे बोलते हैं निशाका। क्या बोलते हैं? इसको निशाका भी कहते हैं, याद रखिएगा निशाका भी कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? राइट, ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपके हैं, पेड एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण आपका क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ऋग्वेद में से किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर सरस्वती हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। बाकी पेड के अलावा और भी एग्जामों में, हर एक एग्जामों में ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी आपकी कौन थी, है ना। अगर क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी आपकी जो थी वो आपकी कौन थी, तो आपकी याद रखिएगा ये सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को माते तमा मतलब सबसे अच्छी माँ, देवी तमा मतलब सबसे अच्छी देवी, नदी तमा मतलब सबसे अच्छी नदी कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर सरस्वती को हेलमंड भी कहा गया है, सरस्वती को हेलमंड भी कहा गया है, हेलमंड भी कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे पुराणों की संख्या आपकी क्या है? जितना हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं उसको ध्यान से बस सुनते जाइएगा, जितना डिस्क्राइब करते जा रहे हैं उसको भी ध्यान देते जाइएगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ के नहीं आता है कि कहाँ से आएगा, है ना, आता वहीं से है लेकिन घुमा फिरा के आ जाता है। चलिए बताइएगा। कह रहा है पुराणों की संख्या जो आपकी है कितनी है? तो आपकी पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18 है। पुराणों की रचना किसने किया था? लोमहर्ष ऋषि, लोमहर्ष ऋषि ने किया था, और उनके एक पुत्र थे उग्रश्रवा, उनके द्वारा आपकी की गई थी, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन अगर पूछ लेता है कि सबसे प्राचीन पुराण क्या है, तो आप बता सकते हैं सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण कौन है? तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण जो आपका है सबसे प्राचीन पुराण आपका है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि ये सबसे पहला आपका था भाई, प्राचीन इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहला आपका मत्स्य पुराण था, इसके बाद मार्कंडेय आया था, तो इसलिए कहेंगे सर स्टार्टिंग जो आपकी होती है मत्स्य होती है, इसलिए सबसे पुराना आपका हो गया। याद रहेगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आपसे पूछे नया कौन है, तो नया हो जाएगा स्कंद पुराण। 18वां नंबर का जो आपका है वो स्कंद पुराण है, इसलिए आपका नया हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है इसका ज्ञान होता है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है इसका ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो आपके यजुर्वेद से मिलता है। यजुर्वेद आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, यजुर्वेद, है ना। कर्म कांड से संबंधित ग्रंथ मानते हैं, अर्थात यहाँ पर जो आंसर आपका डी दिया है यजुर्वेद, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। मतलब इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधान हो गया, मंत्रों का जो संकलन है ये आपका होता है। और याद रखिएगा ये आपके गद्य और पद्य दोनों में है, इसको भी नोट करिएगा कि ये गद्य और, है ना, साथ में ये गद्य भी है और आपका ये किस में है? पद्य में भी है, अर्थात ये चंपू काव्य में आपका है ना। ये भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है किस उपनिषद में मिलता है? चलिए, नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद में वर्णन किया गया है? तो आप कहेंगे सर इसका वर्णन आपका हुआ है कठोपनिषद में हुआ है। किसमें हुआ है? कठोपनिषद में हुआ है, जो कि एक कृष्ण यजुर्वेद उपनिषद आपका है ना। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में जो नचिकेता हैं और यम हैं उनके संवाद का वर्णन इसमें से देखने को मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पुरुष मेघ का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में हुआ था? पुरुष मेघ जो आपका है इसका जो उल्लेख है वो किस में हुआ है?
तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। क्या हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण ये यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो शतपथ ब्राह्मण है वो किसका ग्रंथ है, तो आप कहेंगे यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है, क्या, कि पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है ना। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो पत्नी होती है, पत्नी ही ग्रह है ना, पत्नी ही क्या है, ग्रह है, ये कहकर इसको स्वीकार किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वैदिक काल में किस पशु को अधन्य माना गया है। ये क्वेश्चन आपके बड़े बड़े लेवल में क्वेश्चन बनता है ना। याद दिएगा कि वैदिक काल में किस पशु को अधन्य माना गया है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया अधन्य कहा जाता है गाय को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वैदिक काल में कौन, वैदिक काल में सबसे पवित्र पशु जो माना गया है वो गाय को ही माना गया है ना। मतलब अधन्य मतलब होता है ना मारा जाने योग्य, है ना, ना मारे जाने योग्य कहते हैं। अधन्य का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य कहा जाता है ना। इसे अष्टकर्णी भी कहते हैं, याद रखिएगा कि अधन्य को ये कहा जाता है अष्टकर्णी भी कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की मिलती उपनिषद में मिलती है। किस मिलती है, तो मोक्ष शब्द का प्रथम जो बार उच्चारण हुआ है वो आपके श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। किसमें, श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। उपनिषद में देखा जाए तो संसार है तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों के विषय में आपकी चर्चा यहाँ पर मिलता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया है वो आपके कहाँ से लिया गया है। चलिए, सत्यमेव जयते जो लिया है वो आपके कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते आपकी कहाँ से है, मुंडक उपनिषद से है ना। याद रखिए भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है, तो आप कहेंगे सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से यहाँ पर लिया गया है। मुंडक उपनिषद के अनुसार अगर पूछे कि इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। क्या, सत्य की ही विजय होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था। गोत्र शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था, तो भैया ये आपके ऋग्वेद में किया गया था। किसमें, ऋग्वेद में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि भैया ऋग्वेद में परिवार का जो वाचक है वो गोत्र शब्द का प्रयोग विरल होता है। गोत्र शब्द का मतलब होता है पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान। क्या, गोत्र जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं, तो पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान को कहते हैं गोत्र, याद रखिएगा, ठीक है ना। 7 गोत्र माने जाते हैं। क्या, याद रखिए मूलतः 7 गोत्र होते हैं, है ना। कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भरद्वाज, अहि और आपके विश्वामित्र। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है और निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था। तो भैया महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई और मृत्यु हुई वो एक ही दिन हुई थी, अर्थात ये वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, है ना। कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था, है ना। और सबसे पवित्र दिन आपका यही माना जाता है बौद्धों के लिए। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग दिया था, जिसे महाबनिष्क्रमण कहते हैं। और 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में वट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के तट पर, पुनपुन कहते हैं निरंजना नदी को, उसके तट पर इनको ज्ञान का प्राप्त हुआ था, तभी से इनको सिद्धार्थ कहा गया है। ठीक है, ये सब ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो आपके शाक के वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, तो यह शाक के वंश, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को शाक के मुनि भी कहते हैं। क्या, महात्मा बुद्ध को शाक के मुनि भी कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। इनके पिता जो थे वो शुद्धोधन, ये कपिलवस्तु के शाक के गणराज्य के मुखिया हुआ करते थे। तो इससे भी आपको याद रहेगा, कई प्रकार से याद कर सकते हैं कि भैया महात्मा बुद्ध को शाक के मुनि भी कहते हैं। इनके जो पिता थे वो कपिलवस्तु के शाक के गणराज्य के मुखिया थे, तो भी आपका आंसर आपका हो जाएगा, है ना। पढ़ने को कई प्रकार से पढ़ सकते हैं, रट्टा मारने को आप लोग एक ही बार में रट्टा मारेंगे, लेकिन जोड़ कर पढ़ेंगे तो कहीं से भी कर सकते हैं, दिमाग कहीं से भी दौड़ा सकते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति आपका कौन सा है, जो कि यहाँ पर अंतिम आपसे बोल दिया है। अर्थात ये कह सकते हैं कि भैया जब महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर पहुंचे थे, तो कुशीनगर अर्थात मल्ल गणराज्य की राजधानी है, वहाँ पर शिष्य था चुंद। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका, इसका आंसर आपका सुभद्र बन जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, सुभद्र आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो डी नंबर सुभद्र, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, है ना। और जो चुंद थे वहाँ पर पहुँचे थे तो उसने सुअर का मांस खा लिया था, खिला दिया था, इस वजह से इनकी मृत्यु आपकी हो गई थी, है ना। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा,
बुद्ध ने अंतिम वर्ष काल कहाँ पर बिताया था? तो अंतिम वर्षा काल बिताई थी वैशाली में। कहाँ पर है? तो बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल जो बिताया था वो आपकी कहाँ पर? वैशाली में बिताया था। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना का जो अंग है वो आपका कौन सा है? चलिए, अष्टांग मार्ग की संकल्पना है ये आपके कहाँ से है? क्यों भाई, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? क्यों पढ़ने में मजा नहीं आ रहा क्या? बताइएगा, बताते चलिएगा। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो भी बता दीजिएगा। चलिए, अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है या अंग है ना, तो भैया आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका है क्या? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 42 नंबर का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। धर्म चक्र परिवर्तन की जो विषय वस्तु है ना, अष्टांग मार्ग मतलब है धर्म चक्र परिवर्तन। क्यों? क्योंकि धर्म चक्र परिवर्तन जो आपका होता है इसमें कहा गया है धर्म की प्रचार, अर्थात 8 तत्वों को बताया गया है। सम्यक दृष्टि, संकल्प, है ना, ये जो आपकी चीज़ हैं वो आपको यहीं से निकल कर आए हैं। तो आपका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, यह तो महा नहीं है भैया, ग्रह छोड़ने का ये है महाविनिष्क्रमण जो आपका है, महापरिनिर्वाण भी नहीं है। याद रखिएगा, महाविनिष्क्रमण होता है वो ग्रह त्याग होता है, महापरिनिर्वाण ज्ञान होता है। और भैया धर्मचक्र परिवर्तन होता है जब ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, तो ज्ञान का प्रचार ही धर्मचक्र परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है आपसे पूछा गया है। तो त्रिपिटक क्या है? ये बौद्ध साहित्य है। क्या है? बौद्ध साहित्य है। मतलब बौद्ध साहित्यों में महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण के जो आपके प्रवचन होते हैं वो सब उन्हीं में आपको संकलित किए गए हैं। ये त्रिपिटक होते हैं, विनय पिटक, अध्ययम और आपका सुत्त पिटक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया अलार कलाम आपके कौन थे? अलार कलाम आपके कौन थे? अलार कलाम, तो अलार कलाम कौन थे? तो आपके बुद्ध के गुरु थे, है ना। कौन है? तो अलार कलाम इस सांख्य दर्शन के देखा जाए तो आपके आचार्य माने जाते हैं। आपके जो थे ये बुद्ध के गुरु थे, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। बुद्ध के और भी गुरु थे, बुद्ध के और गुरु थे, है ना। गुरु उदक भी थे जो कि रामपुत्र भी माने जाते हैं। इसका आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? चलिए, एशिया का ज्योतिपुंज जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? तो एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं गौतम बुद्ध को कहते हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा, लाइट ऑफ एशिया जो कहा जाता है। एडविन अर्नाल्ड ने ये नाम कह सकते हैं कहा था, इनके जीवन पर आधारित जो आपका एडविन अर्नाल्ड है, लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना किया था। किसने? एडविन अर्नाल्ड ने किया था। ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता आपकी कहाँ पर हुई थी? चलिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद जो आपकी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, है ना, अध्यक्षता जो किया था वो महाकश्यप ने किया था। तो पहली आपकी जो संगीति हुई थी वो कब हुई थी? तो आपके सर 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, है ना। राजगृह में। कहाँ हुई थी? तो आपके राजगृह में एक गुफा है, सप्तपर्णी गुफा, है ना, वहाँ पर आपका हुआ था। अजातशत्रु की आपके समय हुआ था। अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का शासक आपका था। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो समय है वो आपका है कौन? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो आपकी गुप्त के समय आपकी हुई थी, गुप्त के समय, है ना। कुमार गुप्त ने करवाया था। किसने? कुमार गुप्त ने करवाया था, याद रखिएगा, है ना। शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र आपका भारत में यही माना जाता है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर दिया है कि शून्यता के सिद्धांत पर सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध जो दार्शनिक थे वो आपके कौन थे? ये आपके नागार्जुन है ना। कौन है? तो भैया जो प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। अब ये क्वेश्चन कभी मिले कि नागार्जुन जो दार्शनिक थे वो कौन से? तो बौद्ध धर्म से आपके थे, याद रखिएगा, है ना, जो कि माध्यात्मिक या शून्यवाद का प्रवर्तक इनको माना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि जैन धर्म का जो आधारभूत नैतिक मूल्य है वो आपका है क्या? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य, तो याद रखिएगा जैन धर्म में जो अहिंसा शब्द आपका दिया है ना, अहिंसा ये जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रतों की व्यवस्था की गई है ना। और जब आपके महावीर स्वामी जो आपके थे, ये जो आपके आए थे ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, है ना। पहले 4 थे लेकिन बाद में 5वां जोड़ा गया ब्रह्मचर्य, है ना। मतलब ब्रह्मचर्य मतलब होता है इंद्रियों को वश में करना। अहिंसा मतलब होता है जीव की हिंसा या हत्या न करिए। सत्य, सत्य बोलिए। अपरिग्रह मतलब होता है संपत्ति अर्जित मत करिए। अस्तेय मतलब होता है चोरी न करिए। और ब्रह्मचर्य मतलब होता है इंद्रियों को वश में करना। ठीक है,
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान होता है इसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, ये होता है कैवल्य, है ना। क्या बोलते हैं? कैवल्य, अर्थात जिसे बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति, है ना। याद रखिए 24वें तीर्थकर आपके कौन थे? महावीर स्वामी आपके थे, और इन्होंने 12 वर्ष का समय लिया था, कठोर तपस्या किया जम्बिक ग्राम पे, है ना, रिजपालका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था। बताना है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो किस कुल में हुआ था। यहाँ पर आंसर दीजिएगा, बताइएगा 51 नंबर में। जितने भी होशियार लोग हैं सब लोग बताइएगा। चलिए, यहाँ पर किसी का ऑप्शन आया है डी नंबर, है ना, लेकिन डी नंबर तो नहीं है भैया। याद रखिएगा यहाँ पर आपका ज्ञात्रक कुल में हुआ था। ठीक है, उनका हुआ था बौद्ध का शाक्य में, लेकिन यहाँ पर याद रखिए महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये किस कुल में? तो आपके ज्ञात्रक कुल में आपका हुआ था। याद रखिए कुंडल ग्राम के, याद रखिएगा ज्ञात्रक कुल में आपका हुआ था, सिद्धार्थ के यहाँ, है ना। स्टार्टिंग में भैया महावीर स्वामी को बोलते थे, क्या बोलते थे? वर्धमान कहते थे। इनकी पत्नी का अगर नाम आप पूछे तो आप कहेंगे यशोदा, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चलिए बताइएगा 16 महाजनपद, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो भैया जो 16 महाजनपद हैं और इन 16 महाजनपद में जो उल्लेख मिलता है वो आपको कहाँ से मिलता है। चलिए 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। किसे? अगुंतुर निकाय से आपको मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। 16 महाजनपदों में से जो मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। क्वेश्चन कभी पूछे कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो याद रखिएगा मगध, है ना। क्या? मगध। और मगध जो आपका है ये बिहार में है। हमने कहा अगर आप बिहार के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार का जो थोड़ा बहुत ही स्टार्टिंग होता है कि राज्य वृक्ष क्या है वगैरह, ये थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। बाकी आपको मालूम है कि बिहार में जो आपके महाजनपद काल से रिलेटेड जितने भी आपके हुए हैं वो सब आपको वहीं पर हुए हैं, है ना। जितने भी छोटे मोटे, मतलब देखा जाए तो 10,000 ईस्वी तक जो भी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे वो मगध साम्राज्य से ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती बिहार में। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है वो किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है ना, जो मगध साम्राज्य था ये अपने उत्कर्ष में था, अर्थात चरम पे था, है ना, ऊंचाइयों पे था। ये जो था आपके ईस्वी पूर्व की जो 6ठी शताब्दी थी, ईस्वी पूर्व की 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका आ गया, क्वेश्चन आ गया है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी। चलिए, उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी आपकी इनमें से है क्या। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। दिया गया है महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी, है ना। तो यह आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर अहिछत्र हो जाएगा। अहिछत्र वर्तमान में बरेली में है। ठीक है, ये जो आपका अहिछत्र है ये वर्तमान में जो आपका बरेली पड़ता है ना, वो बरेली को कहते हैं, अहिछत्र कहते हैं, है ना। और अगर हम आपसे बोलें कि भैया जो आपका कामपिल्ल है ना, कामपिल्ली जो आपने सुना होगा फर्रुखाबाद हो जाएगा। दक्षिणी पंचाल की राजधानी कन्नौज, है ना, इस एरिया में था। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपसे पूछा गया है तो भैया उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र जो कि आपकी वर्तमान में बरेली में आपके है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश से अपने पुत्र को के द्वारा मारा भी गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया इसने अपने पिता की हत्या किया, बाद में इसके पुत्र ने भी इसकी हत्या कर दिया, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये है ऑप्शन नंबर आपका भी अजातशत्रु हो जाएगा, है ना। मगध के शासक जो अजातशत्रु है इसने अपना जो राज्यरोहण किया था अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था, और अजातशत्रु की हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दिया था। किसने? उदयन ने कर दिया था, है ना। तो याद रखिए क्वेश्चन बनता है कि अजातशत्रु को एक कहा जाता है कुणिक, किसे कहते हैं? कुणिक। तो कुणिक किसे कहते हैं? तो अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अजातशत्रु से एक बात याद आई होगी कि अजातशत्रु काल में ही राजगृह में जो सप्तपर्णी गुफा है वहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति आपकी इसी के समय आपका हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व का पहला गणतंत्र, है ना, वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। क्वेश्चन पूछे विश्व का पहला गणतंत्र कौन है, तो भैया विश्व का पहला गणतंत्र ये वैशाली को कहा जाता है, याद रखिएगा। वैशाली जो कि आपके बिहार में है। लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। किसने किया था? तो लिच्छवी ने किया था। लिच्छवी जो आपके थे लिच्छवी वंश के, उन लोगों ने यहाँ पर किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है वो किस आकृति का है।
तो ये भैया अर्धचंद्राकार है। कैसा है? तो आप कहेंगे सर कौशल महाजनपद की राजधानी किसकी? कौशल महाजनपद की राजधानी, है ना। ऐसे याद तो रहेंगे नहीं, लेकिन बीच बीच में आपको पढ़ा देंगे तो ये सब आपको तैयार होते जाएंगे। कौशल महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो यहाँ पर कहेंगे सर कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती। तो इसका जो नगर विन्यास है उसका उत्खनन किया गया। उत्खनन के आधार पर पाया गया कि ये अर्धचंद्राकार है। क्या है? अर्धचंद्राकार है, याद रखिएगा, है ना। ये जो सहित महित उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोंडा, बहराइच, इसकी सीमा पर आपको स्थित आपको है, याद रखिएगा, यहाँ से पहचान की गई है। अगला है मालवा क्षेत्र पर जो मगध की सत्ता का विस्तार है वो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा क्षेत्र में मगध की जो सत्ता थी उसका जो विस्तार है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शिशुनाग वंश, है ना। कौन? शिशुनाग के समय हुआ था। शिशुनाग आपको याद आ गया होगा, है ना। याद रखिएगा कि जो अवंती नरेश चंड प्रघोत थे, है ना, को पराजित करके मालवा अर्थात मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था। ये भी याद रखना कि शिशुनाग ने जो वैशाली है तो वैशाली को दूसरी राजधानी भी बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मगध का सम्राट जो अपरोसपुराम के नाम से जाना जाता है, मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, आपका है कौन? ये भैया इसका नाम है महापद्मानंद। क्या है? महापद्मानंद। ये नंद वंश के संस्थापक हैं, है ना। ये नंद वंश के संस्थापक, याद रखिए। पुराणों में देखा जाए तो आपके अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात अपरो परशुराम मतलब होता है परशुराम का द्वितीय अवतार। क्या बोलते हैं? परशुराम का द्वितीय अवतार कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रारंभिक गणतंत्र में से कौन सा नहीं है? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं है? प्रारंभिक गणतंत्र में आपके कपिल वस्तु के शाक्य हैं, वैशाली के लिच्छवी हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो नहीं है पूछा है ना, तो ये आपके योधेय जो आपके हैं इसमें आपके नहीं थे, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है मगध की राजधानी आपकी कौन सी थी? मगध की राजधानी आपकी कौन थी? मगध की राजधानी बताना है। और आप कहेंगे सर मगध की राजधानी जो आपकी है वो आपकी राजगृह, जिसे हम लोग कहते हैं गिरव्रज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गिरव्रज भी कहते हैं, है ना। पुराणों के अनुसार देखा जाए तो बृहद्रथ वंश मगध शासन करने वाला पहला राजवंश है। ठीक है। पुराणों के अनुसार अगर पूछे कि भैया पुराणों के अनुसार जो आपका वंश है कौन? बृहद्रथ वंश। ये मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था, याद रखिएगा। और इसी वंश के जो प्रथम शासक थे बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, है ना। जरासंध नाम सुने होंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चेद वंश का जो राजा था खारवेल, ये किस क्षेत्र से संबंधित था? याद रखिए खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेद वंश से संबंधित है ना। और ये जो संबंधित था ये क्षेत्र है, ये कलिंग है, कलिंग है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चेद वंश का प्रसिद्ध शासक खारवेल, है ना, जो कि कलिंग से संबंधित था। और यहाँ पर ऑप्शन आपका हो गया बी नंबर। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शिशुनाग वंश का वह शासक जिसने शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। अब बताइएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया था, है ना, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्या? और ये शिशुनाग वंश का शासक था। अब तो आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए क्योंकि शिशुनाग वंश का शासक बोल दिया है। ये है आपका कालाशोक, है ना। पहले अशोक फिर कालाशोक। तो याद रखिए शिशुनाग वंश का शासक जो कालाशोक है, इसके शासनकाल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद आपका कौन था? गोदावरी नदी के तट पर जो स्थित महाजनपद था ये आपका है कौन? इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, अस्मक। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों में, याद रखिए 16 महाजनपदों में जो अस्मक है ये दक्षिण भारत के नर्मदा और गोदावरी नदी के मध्य स्थित था, है ना, जो कि दक्षिण भारत में यही एक आपका राजतंत्र था जो कि दक्षिण भारत में आपका था, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कभी पूछे कि 16 महाजनपदों में कौन दक्षिण भारत में है, तो आप कहेंगे सर ये अस्मक ही आपका है, जो कि आपकी गोदावरी नदी है ना, नर्मदा नदी है, इस एरिया में आपका पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? भारत का कौन सा क्षेत्र है जो प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जानते थे? तो ये अवंतिका जानते थे मालवा को, है ना। याद रखिएगा ये बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। मालवा महाजनपद जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में है ना, प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, मालवा इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ किस जिले में आपके स्थित है? प्रसिद्ध नैमिषारण जो आपका तीर्थ है ये किस जिले में है?
चलिए, नैमिषारण्य आपके सीतापुर में है, यूपी जीके में आपको पढ़ाया गया है ना, सीतापुर जिले में है, गोमती नदी के तट पर आपका है। और यहाँ पर देखा जाए तो सोमवती अमावस्या को मेला भी लगता है, ठीक है ना, क्लियर है। कहा जाता है कि यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या किया था। महाभारत में भी इसका उल्लेख कहा गया है, सघन वन के रूप में किया गया है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपको बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी के आसपास दधीच आश्रम भी है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। चलिए, बताना है प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया था वो किसने स्थापित किया था, ये बताना है। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, जो कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट आपके हैं, है ना। अगर हम बात करें कि भैया चंद्रगुप्त का जन्म जो कि आपके पाटलिपुत्र में हुआ था 340 ईस्वी पूर्व में हुआ था, है ना। और इनके गुरु का नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सैंड्रो-कोर्ट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने किया था। सैंड्रो-कोर्ट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जो पहचान किया था वो किसने किया था। तो दोस्तों ये है विलियम जोन्स। कौन है? सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सैंड्रो-कोर्ट्स की पहचान किया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर जो बैठा था वो आपका कौन बैठा था। तो यहाँ पर जो बिंदुसार है, कौन, जो आपका बिंदुसार था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर आपका बैठा था, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है चंद्रगुप्त से बनता है कि भैया ये जैन मुनि एक थे भद्रबाहु, उनसे जैन धर्म की दीक्षा लिया था। किस लिया था? तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया। और कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला चले गए थे। जब श्रवण बेलगोला चले गए तो वहाँ पर देखा जाए उपवास की पद्धति के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। तो ये लोग क्या करते हैं, अंतिम समय में उपवास रखते हैं और इसके बाद उपवास के माध्यम से अपना शरीर त्यागते हैं। इस विधि को संलेखना कहते हैं या इसे संथारा विधि भी कहा जाता है, याद रखेगा। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका जो पुत्र आया बिंदुसार, वो गद्दी पे आपका बैठ गया था, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो उत्तर पश्चिम में जो था वो आपके कहाँ पर तक था। तो ये हिंदुकुश पर्वत तक आपका था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है उत्तर पश्चिम में अगर आप जाते हैं तो भैया ये जो एरिया आपका ईरान फारस आपका है ना, याद रखिए ईरान फारस जो आपका है हिंदुकुश पर्वत पड़ता है, बंगाल और कश्मीर से लेकर दक्षिण में से कर्नाटक मैसूर तक ये आपका प्रसिद्ध था, याद रखिएगा, है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध व अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया। देख सकते हैं सेल्यूकस, है ना, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर ने क्या किया था, सिंध और अफगानिस्तान में प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। बाद में क्या हुआ, एक भारतीय राजा आया और इनको पराजित कर दिया। तो भैया पराजित किया था किसने, तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर पराजित कर दिया जाए। सिकंदर का सर्वाधिक योग्य सेनापति पूछे कि सिकंदर का सर्वाधिक योग्य सेनापति कौन है, तो आप कहेंगे सिकंदर का सर्वाधिक योग्य सेनापति कौन था, सेल्यूकस था, है ना। यहाँ पर आपका जो आंसर हो गया है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और बाद में क्या हुआ, सेल्यूकस को पराजित होना पड़ा। उसने सेल्यूकस की पुत्री, है ना, से विवाह भी करा दिया था। दहेज में हेरात, कंधार, मकरान, काबुल प्रांत भी दिया था। 500 हाथी उपहार चंद्रगुप्त ने दिया था। इसी के बदले देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, 500 हाथी उपहार में दिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्राचीन भारत में से कौन सी एक लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। चलिए, हाँ, बहुत अच्छे। दिया गया है कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने कह दिया प्राचीन भारत में कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। तो ये होती है खरोष्टी लिपि। विश्व की सबसे पुरानी लिपियों में जो आपकी आती है नाम, वो खरोष्टी होती है और इसी से आपकी देवनागरी लिपि निकल कर आई है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और अगर पूछे ब्राह्मी लिपि तो माफ करिए हमने गलत बोल दिया। यहाँ पर जो ब्राह्मी लिपि है वो सबसे पुरानी है ना, वहाँ से निकल कर आप क्या है देवनागरी। तो यहाँ पर पूछा है कि दाएं ओर से बाएं ओर, तो आप कहेंगे सर ये खरोष्टी आपकी है, याद रखिए खरोष्टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत इनमें से कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो यूनानी राजदूत था ये आपका कौन, मेगस्थनीज था। कौन है, तो आपका मेगस्थनीज था, याद रखिएगा मेगस्थनीज आपका बन जाएगा, ठीक है, मेगस्थनीज बन जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। देखिए जो बिंदुसार था, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। तो याद रखिए तक्षशिला भेजा था, है ना। क्या, बौद्ध धर्म ग्रंथ में जो दिव्य विवादान के से ज्ञात होता है कि जो बिंदुसार था उसके समय
तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, 2 विद्रोह हुए थे, है ना। उनको दमन करने के लिए बिंदुसार ने एक बार अशोक को भेजा था और एक बार सुसीम को भेजा था, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा पे नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। सारनाथ जो स्तंभ है इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था, यहाँ पर आंसर देना है। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो करवाया आपके अशोक ने करवाया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक आपका बन जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सारनाथ का स्तंभ आप लोग जानते हैं धर्मचक्र परिवर्तन की घटना को याद दिलाता है, ठीक है। सिंह की आकृति है, प्रतीक चिन्ह है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा भी है, बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और अशोक भारत का पहला भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया ऐसा कौन सा शासक था जिसने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया करता था। तो ये अशोक ही था, अशोक पहला ऐसा भारतीय शासक था जो अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित करता था, ठीक है। ये ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है, किस अभिलेख में अशोक का नाम है जो उल्लेखन किया गया है। तो भैया मास्की का जो लघु शिलालेख है, कौन है, मास्की का जो आपका उल्लेख है यहाँ से मिलता है, इसका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है मास्की में, गुर्जरा में, नेटूर में भी आपको देखने को मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है आपका 13वां शिलालेख है, याद रखिएगा, जो कलिंग विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकीकृत करने से संबंधित है। अर्थात मौर्य मंत्रिपरिषद में जो राजस्व की इकट्ठा करते थे, राजस्व के एकीकरण करते थे, वो आपके थे, इनको बोलते थे समाहर्ता। क्या बोलते थे, इनको समाहर्ता कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर बनेगा ए नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। ये जो अनंतपाल है ये क्या काम करते थे, अनंतपाल ये जो सीमावर्ती दुर्ग हैं, दुर्ग की देखभाल करना ये इनका कार्य हुआ करता था, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भाग एवं बलि जो थे वो आपके कौन थे। भाग और बलि तो ये राजस्व का स्रोत हुआ करता था, ठीक है, याद रखिए। प्राचीन भारत में जो भाग है और बलि ये राजस्व के स्रोत हुआ करते थे। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र में कहा गया है कि भूमि का मालिक, है ना, राजा हुआ करता था और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग, है ना, एक भाग का अधिकारी हुआ करता था, याद रखिएगा। इसी कारण इसको भाग कहते हैं और इसी प्रकार बल भी क्या होता था, राजस्व का स्रोत हुआ करता था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। चलिए, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो याद रखिए भब्रू का स्तंभ, क्या है, भब्रू का स्तंभ, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। कि भैया याद रखिएगा भब्रू का जो स्तंभ है वहाँ पर देखा जाए तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ये भब्रू आपको पड़ता कहाँ पर है, तो आपके वैराट, जो कि आपके राजस्थान में कहाँ पर है, राजस्थान में आपका है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रज्जुक कौन थे, बताइएगा जो रज्जुक थे वो आपके कौन थे, रज्जुक आपको बताना है। चलिए, रज्जुक आपके थे, इनमें से आपको बताना है रज्जुक आपके कौन थे। तो रज्जुक की बात करते हैं तो मौर्य शासन काल में अधिकारी हुआ करते थे। क्या रज्जुक कौन थे, तो ये मौर्य शासन काल में अधिकारी हुआ करते थे, इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। रज्जुक की अगर हम बात करते हैं तो ये आधुनिक जैसे जिला का अधिकारी है ना। रज्जुक कहा जाता है कैसे, जैसे इस समय आपके जिला अधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं, तो भैया डीएम की तुलना रज्जुक से होती थी, है ना, जिसे राजस्व और न्याय दोनों का अधिकार हुआ करता था। जो रज्जुक थे इसको न्याय का भी और राजस्व का अधिकार हुआ करता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं इसमें संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं कि उनमें संलिखित हैं। तो संगम साहित्य देखा जाए तो ये जो आपका दूसरा और जो आपका कौन सा है 13वां शिलालेख है। तो अशोक के दूसरे शिलालेख में समाज कल्याण के बारे में, मनुष्य पशु चिकित्सा के बारे में, वहीं पर 13वें शिलालेख में जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसका वर्णन देखने को यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किससे है, तो आप कहेंगे सर राजनीतिक जीवन से है। किससे है, राजनीतिक जीवन से है, क्योंकि आपको याद होगा कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र आपका ग्रंथ है। इसमें राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट जो राजा थे उनके कर्तव्य, इनकी प्रणाली, इनकी सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा हाँ, यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कलिंग का युद्ध जो हुआ है वो किस वर्ष हुआ था। कलिंग का युद्ध है ये किस वर्ष हुआ था ये पूछा है। तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व हुआ है। कौन सा अभिलेख था, तो 13वां शिलालेख था। आपका याद रखिए 13वां शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, है ना, अशोक ने अपने
राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग, वर्तमान में जो उड़ीसा है, वहां पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था, है ना। युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ और अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर दिया और धम्म नीति अपना लिया था। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपनाया था। तो याद रखिएगा, युद्ध नीति को हटा दिया, है ना, त्याग कर दिया और धम्म नीति को अपना लिया था। क्या? धम्म नीति को अपना लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया था। चलिए, 8वें वर्ष मतलब 228 ईस्वी पूर्व आपका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। आपसे कह रहा है वह संत जिसे अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया, बताएगा। यहाँ पर दिया है कि वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित कर लिया। तो हमने बताया था ये हैं आपके उपगुप्त हैं, है ना। अशोक को बौद्ध भिक्षु जो आपके थे, अशोक को बौद्ध भिक्षु विद्वान जो थे उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इसके पहले आपने पढ़ा था क्या, यहाँ पर आपने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था, जो कि आपके जैन धर्म में दीक्षित कर दिए थे, श्रवणबेलगोला में चले गए थे। ये बात हो रही है किसकी? अशोक की हो रही है। तो अशोक के जो बौद्ध भिक्षु थे वो आपके उपगुप्त थे, इन्होंने बौद्ध धर्म में इनको दीक्षित किया था, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये आपके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, दोनों के आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। तो अशोक की एक पत्नी थी, इनका नाम है करवाकी। क्या नाम है? करवाकी, अर्थात इन्हें चरवाकी भी कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछना भूले तो आप याद रखिए, इन्हें चरवाकी भी कहा जाता है, करवाकी को चरवाकी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये अशोक की दूसरी पत्नी थी, है ना। ये अशोक की कौन थी? तो ये आपकी दूसरी पत्नी थी, याद रखिएगा। ठीक है, ये राजकुमार तीवर की माता थी। ठीक है, मतलब इनके पुत्र का नाम था राजकुमार तीवर हुआ करते थे। ये मछुआरे की पुत्री थी, है ना। ये जो आपकी चरवाकी थी ये मछुआरे की पुत्री थी, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया था। हमने कहा अशोक ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार जो किया था वो धम्म महामात्रों को भेजकर, याद रखिएगा कि अशोक ने भारत में जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था किस माध्यम से, तो धम्म जो महामात्र हैं उनको भेजा था। याद रखिए, अशोक ने जो इसके 8वें वर्ष था 14वें वर्ष में आपके धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया था। 14वें आपके कह सकते राज्याभिषेक के 14वें वर्ष किया था, जिनका मुख्य कार्य था कि जनता में धम्म का प्रचार करें, कल्याणकारी कार्य करें, है ना। तो आपके सर इसका जो आंसर मिलता है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से वो आपका कौन था। चलिए यहाँ पर बताएगा। तो दोस्तों ये आपका है डेरियल प्रथम, है ना। कौन है? यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका डेरियस प्रथम बनेगा। डेरियस प्रथम जो आपका था, या इसे दारा प्रथम भी कहते हैं। डेरियस को दारा प्रथम भी कहा जाता है, याद रखिए। ये फारसी साम्राज्य का संस्थापक था। तो इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कुषाण शासक जो कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। बताएगा कि कुषाण शासक जो कनिष्क था इसका राज्याभिषेक किस सन में हुआ। तो याद रखिए 78 ईस्वी में हुआ था, है ना। 78 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और 78 ईस्वी से ही आपको मालूम होगा शक संवत आपका जारी हुआ, है ना। क्या? शक संवत जो आपका है वो आपका इसी समय से क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ है ना। कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी। कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण किया था। अगर पूछे कि इसकी प्रथम राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा कि कनिष्क की जो प्रथम राजधानी थी, फर्स्ट राजधानी थी, वो पेशावर थी। क्या थी? पेशावर थी। पेशावर मतलब पुरुषपुर, है ना, इसको बोलते थे पुरुषपुर। और दूसरी राजधानी क्या थी, तो आपकी मथुरा थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैया कनिष्क की कौन कौन राजधानी, तो पहली राजधानी पेशावर, है ना, दूसरी राजधानी क्या थी, तो आपकी मथुरा थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। द्वितीय अशोक जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, तो भैया ये कहते हैं आपकी कनिष्क को कहा जाता है। ये कुषाण वंश के महानतम शासकों में गिनती होती है। कनिष्क को मतलब कुशल प्रशासनिक अवस्था जो कह सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था थी, और ये सब चीज़ें जो आपके इतिहासकार ने देखा तो उन्होंने इसलिए इसे द्वितीय अशोक भी कह दिया था। तो इसका आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर कनिष्क के समय एक संगीति भी हुई थी, है ना, याद होगा। और उस बौद्ध संगीति में महायान हीनयान में विभाजित भी हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था। एक चीनी सेनापति थे, इन्होंने कनिष्क को पराजित भी किया था। इनका नाम है पानचौ। क्या नाम है? चीनी स्रोतों से पता चलता है कि मध्य चीन के प्रसिद्ध एक सेनापति थे पानचाउ।
इनसे नाराज होकर कनिष्क ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, कनिष्क असफल रहा था। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। इसमें काफ़ी घटना भी देखने को मिलती है। देखने क्या मिलता है कि युद्ध का कारण ये था कि जो कनिष्क ने एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग किया था, मतलब कहा था कि हम हान राजकुमारी से विवाह करेंगे। युद्ध का कारण आपका यही था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग है एक प्रारंभ करवाया था, वो आपकी कनिष्क ने करवाया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, कनिष्क इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि कुषाण वंश का आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस वंश के सम्राट की जो सीमाएं हैं, है ना, किस वंश के सम्राट की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थीं। याद रखिए जो कुषाण वंश है इसकी जो भारतीय सीमाएं हुआ करती थी, ये भारत से बाहर आपकी अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक आपका इसका विस्तार हुआ करता था। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। उत्तर में देखेंगे तो आपकी चीन में, है ना, चीन के जो आपका तूफान है, कश्मीर से लेकर दक्षिण तक सिंध पर्वत आपका, है ना, यहाँ पर इसका विस्तार था। इधर आपके उत्तरी पूर्वी प्रदेश में आपका बिहार तक फैला था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सी कला श्रेणी है जो भारतीय यूनानी अर्थात ग्रीक कला की सम्मिश्रण है। चलिए याद रखिएगा एक भारतीय कला शैली है, मतलब एक कला शैली है जो कि देखा जाए तो आपके भारतीय और यूनानी की मिक्स है, और ये मिक्स आपकी एक गांधार कला है। ठीक है, याद रखिए जो गांधार कला है ये भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है। याद रखिएगा कि इसे यूनानी बौद्ध इंडो ग्रीक रोमन में कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कनिष्क की राजधानी क्या थी। कनिष्क की राजधानी इनमें से क्या थी, बता सकते हैं। अभी हमने बताया था कनिष्क की राजधानी हमने बताया था पुरुषपुर, है ना, पहली राजधानी पुरुषपुर या इसे पेशावर कहते हैं, और दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा थी, हमने आपको बताया था। कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त किया था, इस बात को याद रखना कि कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त किया, इसलिए कनिष्कपुर नामक नगर को भी बसाया था, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है मिलिंद पिन्हो क्या है। मिलिंद पिन्हो जो आपका है क्या। मिलिंद पिन्हो जो आपका ये बौद्ध ग्रंथ है, क्या है, ये आपका बौद्ध ग्रंथ है। याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बौद्ध ग्रंथ है, और ये पाली भाषा में की गई है। कौन सी भाषा में, तो आपकी पाली भाषा में इसकी रचना आपकी की गई है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली का जो प्राचीनतम साक्ष्य है ये अभिलेख मिलता है रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ना। संस्कृत भाषा की जो काव्य शैली है वो प्राचीनतम साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हो जाती है। याद रखिए ये जो आपका गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है। तो हमने कहा कि जूनागढ़ शिलालेख का जो संबंध है वो रुद्रदामन से है। किससे है, तो आपके रुद्रदामन इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, क्या शक जो आपके थे शक, तो शक का सबसे प्रसिद्ध शासक आपका यही हुआ करता था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ किया था। तो भैया एक ऐसा भी आपका कह सकते हैं आया व्यक्ति, एक शासक, ऐसा शासक आया जो ब्राह्मण हुआ करते थे और बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उनको कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ किया था। तो ये था आपका सातवाहन वंश। सातवाहन वंश याद रखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, जिन्होंने शीशे के सिक्के चलवाया था। याद रखिए शीशे के सिक्के जो प्रचलित करने का पहला प्रथम वंश है वो आपका सातवाहन वंश है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो जारी किए थे आपके इंडो ग्रीक ने किया था। क्या, इंडो ग्रीक ने किया था, इसका आंसर आपका बी बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछे कि सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा किसने जारी किया था, तो गुप्त साम्राज्य ने। गुप्त साम्राज्य ने सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किया। शुद्ध सोने के सिक्के अगर पूछे कि शुद्ध सोने के सिक्के, तो आपके कुषाण वंश में एक विम कटफिशिस था, है ना, कौन, विम कटफिशिस था जिसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किया था। तो ये सिक्के से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके होते हैं। अगर पूछे सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के तो गुप्त काल में। ठीक है, आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक में से आपका था। तो राजा खारवेल चेदी वंश के महानतम शासक में से था। तो यह चेदी वंश ये आपको पड़ता है आपका कलिंग, अभी आपको बताया भी गया था, कलिंग जो कि वर्तमान में आपका उड़ीसा पड़ता है। चेदी वंश को हम लोग महामेघवाहन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इनमें से कौन था। चलिए, गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था इनमें से कौन था, इसका जवाब आपको देना है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डेली क्लास लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।